नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अप्रैल को भारत में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। इससे 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों को फायदा मिलेगा। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में FM रेडियो संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान पीएम ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो की FM सेवा का ये विस्तार ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में देश में जो तकनीक क्रांति हुई है, उसने रेडियो और विशेषकर FM को नए अवतार में गढ़ा है। इंटरनेट के कारण रेडियो पिछड़ा नहीं, बल्कि ऑनलाइन FM और पॉडकास्ट के जरिए इनोवेटिव तरीके से सामने आया है। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार सख्त रुख अपनाया है। 30 मार्च को हावड़ा और दालकोला समेत अलग अलग शहरों में हुई हिंसा की घटना की जांच अब कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी NIA को सौंप दी है। बता दें कि बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की कार्यकारी चीफ जस्टिस TS शिवागम की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को बंगाल पुलिस से NIA को सौंपने का आदेश दिया है। बता दें कि भाजपा विधायक व नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में रामनवमी पर हुई हिंसा की NIA जांच की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज अदालत ने कदम उठाया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अगले वर्ष 22 जनवरी को रामलला को स्थायी गर्भगृह में प्रतिष्ठित करने की तिथि निर्धारित की है। यह जानकारी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बीते शुक्रवार को साझा की है। उन्होंने कहा कि कई चरणों में विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 2024 को यह अनुष्ठान पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। चंपत राय ने कहा कि रामलला की मूर्ति अयोध्या में ही बनेगी। यह प्रतिमा 5 वर्ष के बालक की होगी। बता दें कि राम मंदिर के पहले चरण में 70% निर्माण हो चुका है। बाकी का काम अगस्त 2023 तक पूरा हो जाएगा। चोरी कर विदेश ले जाई गई प्राचीन मूर्तियों को और धरोहरों को देश में वापस लाने का सिलसिला जारी है। इस क्रम में तमिलनाडु के अरियालूर जिले के एक मंदिर से चुराई गई चोल काल के समय की यानी 14वीं से 15वीं शताब्दी के हनुमान जी की मूर्ति को ऑस्ट्रेलिया से वापस लाया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बीते बुधवार को बताया कि यह मूर्ति अप्रैल 2012 में मंदिर की दूसरी मूर्तियों के साथ चोरी हो गई थी, जिसे ऑस्ट्रेलिया के एक खरीदार ने लिया था। इस बीच ऑस्ट्रेलिया सरकार से संपर्क किया गया, साथ ही इससे जुड़े सारे प्रमाण भी उन्हें मुहैया कराए गए। इस दौरान लंबी प्रक्रिया के बाद ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त को फरवरी 2023 में यह प्रतिमा वापस सौंप दी गई। इससे पिछले दिनों ही भारत लाया गया। ब्रिटेन में संचालित एक धर्मार्थ संगठन लंदन में भगवान जगन्नाथ के पहले मंदिर के निर्माण की योजना बना रहा है। उसकी इस योजना का उड़ीसा मूल के एक उद्यमी ने समर्थन करते हुए 2.5 करोड़ पाउंड देने का संकल्प लिया है और उम्मीद जताई है कि मंदिर निर्माण का पहला चरण अगले वर्ष के अंत तक हो जाएगा। श्री जगन्नाथ सोसाइटी संगठन ने बीते बुधवार को घोषणा करते हुए कहा कि विश्वनाथ पटनायक ने लंदन में भगवान जगन्नाथ को समर्पित भव्य मंदिर के निर्माण के लिए 2.5 करोड़ पाउंड देने का संकल्प लिया, जो कि उन कंपनियों द्वारा दिया जाएगा जिसके वह प्रबंध निदेशक है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह पर भोपाल की विशेष अदालत ने 27 अप्रैल को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा द्वारा लगाए गए 7 वर्ष पुराने मानहानि के मामले में आरोप तय किए हैं। वहीं भोपाल कोर्ट अब इस मानहानि के मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को करेगी। बता दें कि 4 जुलाई 2014 को पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने विष्णुदत्त शर्मा पर आरोप लगाया था कि शर्मा ने व्यापम घोटाले में बिचौलिए का काम किया है, जिसके बाद विष्णुदत्त शर्मा ने 17 जुलाई 2014 को भोपाल कोर्ट में दिग्विजय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। पश्चिम बंगाल की पशु तस्करी मामले में ED ने बीते गुरुवार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ED ने मामले के संबंध में सुकन्या मंडल को बेहिसाब संपत्ति और उनसे जुड़े बैंक खातों को लेकर तलब किया था। बता दें कि पशु तस्करी मामले में ED ने 17 नवंबर 2022 को बीरभूम जिले के TMC प्रमुख अनुब्रत मंडल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। अनुब्रत मंडल अभी तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में ब्राह्मणों के लिए बड़ी घोषणा की है। बीते मंगलवार भोपाल में भगवान परशुराम से जुड़े एक समारोह को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन करेगी और कक्षा 8 तक राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में भगवान विष्णु के अवतार परशुराम पर पाठ शामिल करेगी। इसके अलावा संस्कृत एवं हिंदू धर्म से जुड़े अन्य पहलुओं का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए
छात्रवृत्ति की घोषणा भी की जाएगी और कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के बजरिया, बेगमपुरवा और जाजमऊ सहित विभिन्न इलाकों में ईद के मौके पर बिना अनुमति के ईदगाह के बाहर नमाज पढ़ी गई। ईद के मौके पर सड़क पर नमाज अदा करने के आरोप में लगभग 2000 लोगों के खिलाफ 3 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार इन मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश में क्षेत्रीय पार्टियों के चंदे को लेकर बीते सोमवार एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसके अनुसार 26 क्षेत्रीय दलों को वित्त वर्ष 2021 से 22 के दौरान 189.801 करोड़ रुपए के 5100 चंदे मिले हैं। वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए बीजू जनता दल, एनडीपीपी, एसडीएफ, एआईएफबी, पीएमके और जेकेएनसी ने शून्य चंदा मिलने की घोषणा की है। सबसे ज्यादा चंदा टीआरएस को मिला है। पार्टी को 14 चंदों से 40.90 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी का स्थान है, जिसने 2619 चंदों से 38.243 करोड़ रुपए मिलने की घोषणा की है। वहीं सपा और वाईएसआर कांग्रेस ने चंदों से क्रमशः 29.795 करोड़ रुपए और 20.01 करोड़ रुपए मिलने की घोषणा की है। भारत ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए पिछले 1 वर्ष में बड़े सुधार किए हैं। इस मामले में अब वह सिंगापुर को टक्कर दे रहा है। 25 अप्रैल को जारी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की वैश्विक कारोबारी माहौल रैंकिंग में भारत 6 पायदान ऊपर आ गया है। वहीं 17 एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में 14वें से 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रैंकिंग में सिंगापुर शीर्ष पर काबिज है। यह रैंकिंग उन देशों को दी जाती है जहां अगले 5 सालों में कारोबारी माहौल पूरी दुनिया में सबसे अच्छा होगा। बीते 7 वर्षों में व्यक्तिगत आयकर 0.83% बढ़कर 2021 से 22 में 2.94% पहुंच गया है, जो 2014 से 15 में 2.11% था। यह बताता है कि मौजूदा सरकार के प्रयासों से देश में करदाताओं का आधार बढ़ा है। बीते बुधवार वित्त मंत्रालय ने बताया कि 7 वर्षों में व्यक्तिगत आयकर संग्रह भी 4.31 लाख करोड़ बढ़ा है। 2014 से 15 में यह संग्रह 2.65 लाख करोड़ था, जो 2021 से 22 में बढ़कर 6.96 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। वर्ष 2015 के अप्रैल माह में लॉन्च प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पिछले वित्त वर्ष 2022 से 23 तक 22.86 लाख करोड़ रुपए के लोन वितरित किए जा चुके हैं। 28 अप्रैल को जारी एसबीआई की रिपोर्ट्स के अनुसार मुद्रा लोन के तहत पिछले वित्त वर्ष 2022 से 23 में 4.50 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया गया। मुद्रा लोन योजना के तहत कोरोना महामारी काल को छोड़कर हर वित्त वर्ष में लोन वितरण की राशि बढ़ती जा रही है। देश में शारीरिक श्रम की प्रधानता वाले रोजगार की कुल संख्या मार्च में सालाना आधार पर 7% बढ़कर 57,11,154 हो गई है। 26 अप्रैल को जारी डिजिटल रोजगार मंच बिलियंस करियर की रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च के महीने में सुरक्षा सेवाओं में कार्यरत कामगारों की जरूरत बढ़ने से कुल श्रम बहुल रोजगार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1 वर्ष पहले मार्च 2022 में श्रम बहुल रोजगार की संख्या 53,38,456 रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में देश में सुरक्षा सेवाओं से जुड़े रोजगारों की संख्या तिगुनी हो गई है। मार्च के महीने में इस श्रेणी के रोजगार सालाना आधार पर 219% बढ़ गए। अफ्रीका के देश केन्या से बीते सोमवार एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अंधविश्वास ने 47 लोगों की जान ले ली है। दरअसल केन्या के गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च के एक पादरी ने इन लोगों से कहा था कि अगर ये लोग भूखे रहकर खुद को दफन कर लेंगे तो ये स्वर्ग में जाएंगे और उनकी मुलाकात जिससे होगी, जिसके बाद इन लोगों ने भूखे रहकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। वहीं मलिंदी उप काउंटी के पुलिस प्रमुख जॉन केम्बोय ने इस घटना को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पादरी पॉल मैकेंजी की जमीन पर अभी और कब्रें खोदी जाएंगी। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 का आयोजन 28 अप्रैल को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशनल सेंटर में किया गया। इस फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में वर्ष 2022 में रिलीज हुई फिल्मों और उन फिल्मों से जुड़े कलाकारों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। फिल्म फेयर अवार्ड की लिस्ट के अनुसार बेस्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को द बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म का अवार्ड बधाई 2 को मिला है। वहीं बधाई 2 फिल्म ने लीड रोल निभाने वाले राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, जबकि गंगूबाई काठियावाड़ी में अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ने वाली आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। रैपर बादशाह ने हाल ही में अब रिलीज अपनी सनक एल्बम पर महाकाल मंदिर के पुजारियों और साधु संतों के विरोध के बाद भावनाओं को आहत करने के लिए माफी मांगी है। बादशाह ने 24 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा कि मैं गलती से भी किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं चाहता हूँ।
मेरी जानकारी में आया कि मेरी हालिया रिलीज में से एक सनक ने कुछ लोगों की भावनाएं आहत की है। मैं कभी भी या जानबूझकर या अनजाने में किसी को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपनी आर्टिस्टिक क्रिएशन और म्यूजिकल कंपोजिशन को बहुत ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचाता हूं। आईपीएल 2023 के बीच बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई ने बीते मंगलवार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया की घोषणा की है। WTC का फाइनल मुकाबला 7 जून से इंग्लैंड में खेला जाएगा। टीम इंडिया की कमान एक बार फिर से रोहित शर्मा के हाथ में रहेगी। बीसीसीआई की ओर से जिस टीम का ऐलान किया गया है उसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, केएस भरत, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और जयदेव उनादकट के नाम शामिल हैं।